हेलो स्टूडेंट्स, हमने केमिकल बॉन्डिंग में 2 लेक्चर पढ़े। सेकेंड लेक्चर में हमने पढ़ा था हाइब्रिडाइजेशन, जो मेन टॉपिक था सेकेंड लेक्चर का, हाइब्रिडाइजेशन। उम्मीद करते हैं आपको समझ में भी आया। जो एग्जाम्पल्स लिखे थे उनके स्ट्रक्चर बना के उनका शेप लिख के कमेंट में हमें बताइए, इस मॉलिक्यूल का शेप ये होगा। आज के लेक्चर में हम 3 चीजें कवर करेंगे। डाइपोल मोमेंट क्या है, फॉर्मल चार्ज कैसे कैलकुलेट करते हैं, और वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी क्या है। इसके बाद हाइड्रोजन बॉन्डिंग और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ये आपको नेक्स्ट लेक्चर में, और चैप्टर फिनिश। नोट्स पीडीएफ आपको वेबसाइट पे मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मिल गया है, आप इजीली वहां पे देख सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं आज डाइपोल मोमेंट से। फिजिक्स में भी ये टॉपिक आपने पढ़ा है, थोड़ा सा वहां से और थोड़ा सा केमिस्ट्री का मूवमेंट देखना है। डाइपोल मूवमेंट क्या होता है? डाइपोल मूवमेंट जनरली जो आपने फिजिक्स में पढ़ा है उससे यहां पे कंपेयर करिएगा, क्या डिफरेंस है। यहां पे अगर हम आपको एक लाइन में इसको बताएं तो दिस इज मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट टू पॉजिटिव एलिमेंट टू इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। इसका मतलब क्या हुआ? मूवमेंट कहां पे आपको देखने को मिलेगा, कैसे मिलेगा? जैसे हमारे पास ये हाइड्रोजन है और ये फ्लोरीन है, ये एक पास जुड़े हैं। हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है और फ्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है। फ्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है। यहां पे ये सिंगल बॉन्ड बनता है, दोनों के इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। लेकिन जब ये बॉन्डिंग कंप्लीट हो जाती है उसके बाद ये जो लोन पेयर है, ये लोन पेयर इन दोनों के बीच में एग्जैक्टली मिड में नहीं रहता है, एग्जैक्टली मिड में नहीं रहता है, इस कंडीशन में नहीं रहता है। रहता कैसे? बॉन्ड तो ये बना रहता है, लेकिन जो लोन पेयर था ये स्लाइटली शिफ्ट हो जाता है फ्लोरीन की तरफ। यानी कि ये जो शिफ्टिंग हो गई किसकी? इलेक्ट्रॉन की। कहां पे? निगेटिव एलिमेंट की तरफ। तो इसको बोलते हैं क्या? डाइपोल मूवमेंट। ये जो शिफ्टिंग है हाइड्रोजन से फ्लोरीन की तरफ इलेक्ट्रॉन की, दिस इज कॉल्ड डाइपोल मूवमेंट। ठीक है। अब इस पे हमको क्वेश्चन कैसे मिलता है, और उससे पहले हम 2-3 पॉइंट यहां पे पढ़ेंगे। वो पॉइंट क्या है? द फर्स्ट पॉइंट इज इफ सेंट्रल एटम surrounded by similar atoms and no lone pair is present, at central atom। एग्जाम्पल देख लो। तो यहां पे अच्छा होगा क्या, ये भी तो समझ ले।
अगर ऐसा है देन डाइपोल मोमेंट इज जीरो। डाइपोल मोमेंट इज जीरो। डाइपोल मोमेंट को हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं एंड दिस इज इक्वल टू क्यू इंटू डी, आपने पढ़ा है। और इसकी यूनिट जो होती है, यूनिट इज डीवे, कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसका एग्जाम्पल हम पढ़ लें। एग्जाम्पल CH4, C है, H है, H है, यानी कि क्या हुआ, इसका डाइपोल मोमेंट क्या आएगा, जीरो, क्योंकि कार्बन पे कोई लोन पेयर नहीं। हाइब्रिडाइजेशन बना के देख लो और सराउंडिंग में सारे सिमिलर एटम है। ये पहली कंडीशन है, इस कंडीशन में डाइपोल मोमेंट जीरो। दूसरी कंडीशन क्या है, इफ डिफरेंट एटम्स आर प्रेजेंट कहां पे, अराउंड द सेंट्रल एटम, around the central atom, then dipole moment never be zero। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे CHCl3, C एक H हो गया, 3 Cl हो गए, इसका डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा। अच्छा, CH2Cl2, कुछ लोग इसको जीरो बोल देते हैं, जीरो नहीं होगा। मैंने लिख दिया ना, डिफरेंट, दो अलग अलग हैं, बराबर बराबर हो या बराबर ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना, इसका डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा। इन दोनों का डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा। इवन CH2Cl2 का ज्यादा होता है CHCl3 से, इस बात का ध्यान रखिएगा। आप उसको अगर इस तरह से बना दोगे तो कंपेयर करने में आसानी तुमको हो जाएगी आपको, लेकिन ये गलत है, ये इसका स्ट्रक्चर नहीं है, इसका स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल बनता जो मैंने बनाया है। तीसरा पॉइंट क्या है, इफ लोन पेयर इज प्रेजेंट, if lone pair is present, lone pair is present over central atom, over central atom, then dipole moment never be zero, dipole moment never be zero। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप कोई ले लो, वाटर ही ले लो, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के सराउंडिंग एक H, दूसरा H, इस पे लोन पेयर है, इसका डाइपोल मोमेंट कभी भी जीरो नहीं होगा। तीन बातें समझ में आ गई क्या, अगर सेंट्रल एटम के सराउंडिंग सिमिलर एटम है तो डाइपोल मोमेंट जीरो, अगर डिसिमिलर है तो जीरो नहीं होगा, अगर लोन पेयर आ गया तो भी जीरो नहीं होगा। यहां से क्वेश्चन कैसा आता है ये भी देख लीजिए। ये क्वेश्चन आपके सामने है, NH3 and NF3 which will show dipole moment and why। दोनों में होगा या नहीं होगा, किसमें ज्यादा होगा किसमें कम होगा, इसके लिए आपको स्ट्रक्चर बनाना है। नाइट्रोजन, ये 3 हाइड्रोजन और इसके ऊपर लोन पेयर। इधर बनाया हमने नाइट्रोजन, ये 3 फ्लोरीन और ये 1 लोन पेयर। अब हमेशा पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ मूवमेंट होगा इलेक्ट्रॉन का, एरो का है।
और हमेशा एटम से लोन पेयर की तरफ होगा एरो का मूवमेंट, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट। अब इसमें देखो सारा का सारा मूवमेंट यूनिडायरेक्शनल है। कैसा है? यूनिडायरेक्शनल। लेकिन इन केस ऑफ फ्लोरीन आप देखेंगे इधर मूवमेंट नाइट्रोजन से फ्लोरीन की तरफ है, लेकिन लोन पेयर के केस में हमेशा लोन पेयर की तरफ। अब यहाँ पे देखो एक एरो ऊपर को है, 3 नीचे को, यहाँ सारे के सारे ऊपर को, तो डाइपोल मूवमेंट किसका ज्यादा होगा? NH3 का। NH3 हैव हायर डाइपोल मूवमेंट बिकॉज हियर मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज यूनिडायरेक्शनल, हियर बाइडायरेक्शनल। NH3 में बाइडायरेक्शनल है। दूसरा क्वेश्चन जो यहां से बनता है वो क्वेश्चन बनता है कि BH3 एंड NH3 which will show dipole movement। तो NH3 तो आपने देखा कि शो करता है। BH3 क्या है? ये ट्राइगोनल प्लानर है, कोई लोन पेयर नहीं, 3 हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन और बोरान में हाइड्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। ये तीनों कैंसिलाइज हो जाएंगे, इसका डाइपोल मोमेंट 0 होगा और अमोनिया का 0 नहीं होगा। ये आपने अभी देखा पिछले क्वेश्चन में। इस तरह से आपसे डाइपोल मोमेंट का क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद एक क्वेश्चन और आता है, वो आता है फॉर्मल चार्ज से। फॉर्मल शब्द ही है। फॉर्मल चार्ज का मतलब है मॉलिक्यूल में जितने एटम्स हैं, किसी एक एटम पे, किसी पर्टिकुलर एक एटम पे कितना चार्ज है। जैसे हम एक एग्जांपल ले लें, हमसे कहा जाए ये O3 है, O3 पे कोई चार्ज नहीं दिख रहा है, O3 मतलब ओजोन, लेकिन इस O3 में जो 3 ऑक्सीजन हैं, क्या इन तीनों पे 0 है या किसी पे कुछ पॉजिटिव है, किसी पे कुछ निगेटिव है, वो सम 0 आ रहा है। ये पर्टिकुलर एक एक एटम का जो चार्ज निकाला जाता है दैट इज कॉल्ड फॉर्मल चार्ज। और फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करने का फार्मूला जो है दिस इज, ये क्या होगा? V माइनस 2 क्या होगा? 2 इंटू L फिर माइनस B। ये अपना फार्मूला है मेरा, सिंपल याद करने के लिए। अब यहां पे ये है क्या? V तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, V क्या है? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जिस एटम का निकालना है उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन। L क्या है? नंबर ऑफ लोन पेयर। आप लोन पेयर निकालना जानते हो हाइब्रिडाइजेशन में, इसीलिए पहले बता दीजिए। B इज द नंबर ऑफ बॉन्ड, नंबर ऑफ बॉन्ड्स अराउंड एटम, उस एटम के सराउंडिंग कितने बॉन्ड बने। चलिए ये फार्मूला यही लिखा रहता है और हम यहीं पे कैलकुलेट करते हैं। O3 ही हमारा एग्जाम्पल है। O3 का अगर शेप बनाया जाए तो क्या आप शेप बना सकते हैं? चलिए हम हाइब्रिडाइजेशन से शुरू करेंगे। हाइब्रिडाइजेशन क्या निकलेगा इसका? 1/2 इंटू 6 यानी कि 2, ये हो गया sp2। लोन पेयर कितने हैं? लोन पेयर होगा H माइनस अटैच्ड एटम। अटैच्ड एटम कितने आ गए? 3 माइनस 2 यानी कि 1, यानी सेंट्रल एटम पे एक लोन पेयर और sp2 एक लोन पेयर, तो इसका स्ट्रक्चर इन्वर्टेड V शेप आएगा, यानी एक ऑक्सीजन यहां रहेगा, इसके सराउंडिंग 6 लोन पेयर हैं, सॉरी 6 इलेक्ट्रॉन इसके वैलेंस शेल में है, और एक ये है, इसके पास भी कितने हैं? 6 हैं, सारे ऑक्सीजन पे 6 ही इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में। तीसरा ये ऑक्सीजन, इसके पास भी कितने हैं? 6। 8 से ज्यादा रख नहीं सकते, इसलिए यहाँ पे बॉन्डिंग होगी। एक तो ये डबल बॉन्ड बनेगा और एक ये कैसा जाएगा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। एक ये हमारा लोन पेयर बच गया। अब इस फार्मूले का इस्तेमाल करते हुए हमको यहाँ पे तीनों ऑक्सीजन का चार्ज निकालना है। हमें तीनों ऑक्सीजन का,
ये हमारा फर्स्ट ऑक्सीजन, ये हमारा सेकंड ऑक्सीजन, ये हमारा थर्ड ऑक्सीजन। तो हम कैलकुलेट करते हैं फर्स्ट का पहले। अगर फर्स्ट ऑक्सीजन की बात करें तो इसके लिए फॉर्मल चार्ज कितना निकलेगा, V माइनस 2L माइनस B। V कितना है, ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमेशा 6 ही है, 6 माइनस 2 इंटू लोन पेयर कितना है 1, और माइनस बॉन्ड इसके सराउंडिंग 3, कितना हो गया 6 माइनस 2 माइनस 3 इज इक्वल टू कितना आया 6 माइनस 5 दैट इज 1। यानी इस ऑक्सीजन पे +1 चार्ज है, इस ऑक्सीजन पे +1 चार्ज है, ठीक है, +1। अब दूसरे पे आते हैं। दूसरे के लिए अगर हम देखें फॉर्मल चार्ज कितना है, तो दूसरे पे 6 माइनस 2 इंटू लोन पेयर होगा 2 माइनस 2 दैट इज 6 माइनस 4 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 6 माइनस 6 0। यानी हमारे सेकंड ऑक्सीजन का चार्ज कितना है 0। और थर्ड ऑक्सीजन की अगर हम बात करें, अगर हम थर्ड ऑक्सीजन की बात करें तो थर्ड ऑक्सीजन को हम यहीं पे कैलकुलेट कर लेते हैं। इसका फॉर्मल चार्ज कितना होगा, इसका फॉर्मल चार्ज आएगा 6 माइनस 2 इंटू 3 माइनस 1, एक बॉन्ड और 3 लोन पेयर, 6 माइनस 6 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू -1, यानी इस पे -1। एक ऑक्सीजन पे 0 है, एक पे +1 है और एक पे -1 है, यानी ओवरऑल सम तो 0 ही आ रहा है। O3 पे कोई चार्ज नहीं है, लेकिन इसके अंदर जो ऑक्सीजन के एटम्स हैं उसमें किसी एटम पे कोई चार्ज है, किसी पे नहीं है, किसी पे प्लस है, किसी पे माइनस है। ये जो एटम वाइज कैलकुलेशन है चार्ज का, इसी को कहते हैं फॉर्मल चार्ज। क्लियर हो गया। इसके बाद एक और बहुत अहम टॉपिक है इसका, रिजोनेंस और रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इससे भी एक क्वेश्चन आता है, रिजोनेंस। रिजोनेंस को अगर आपसे बताऊं तो सिंपली कहा जाता है डीलोकेलाइजेशन, डीलोकेलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। पाई इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट है, यहां से वहां भागना है, यही कहलाता है रिजोनेंस। इसकी कुछ कंडीशन होती है, किस किस कंडीशन में हमको रिजोनेंस दिखेगा। पहली कंडीशन है मल्टीपल बॉन्ड अल्टरनेट पोजीशन पे प्रेजेंट हो, मल्टीपल बॉन्ड अल्टरनेट पोजीशन पे प्रेजेंट हो। दूसरा पॉइंट है मल्टीपल बॉन्ड से अल्टरनेट पोजीशन पे लोन पेयर हो। तीसरी कंडीशन है मल्टीपल बॉन्ड से अल्टरनेट पोजीशन पे कोई एक चार्ज हो, मल्टीपल बॉन्ड से अल्टरनेट पोजीशन पे कोई एक चार्ज हो, या फिर मल्टीपल बॉन्ड से अल्टरनेट पोजीशन पे एक सिंगल इलेक्ट्रॉन फ्री हो, दिस इज कॉल्ड फ्री रेडिकल। अगर एक इलेक्ट्रॉन फ्री है तो इसको कहते हैं फ्री रेडिकल, अगर दो फ्री हैं तो उसको कहते हैं लोन पेयर। और लास्ट पॉइंट जो इसका फोर्थ है, अपोजिट चार्जेस आर प्रेजेंट एट अल्टरनेट पोजीशन। इनमें से कोई भी एक कंडीशन मिलेगी तो रिजोनेंस होगी। जैसे हम आपको एक स्ट्रक्चर रिजोनेटिंग बना के दिखाते हैं, CO3-2, इसकी रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनानी है तो सबसे पहले हमें इसका स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए। CO3-2 का स्ट्रक्चर क्या बनेगा, इसका स्ट्रक्चर बनाने के लिए हमको हाइब्रिडाइजेशन की मदद लेनी पड़ेगी, यानी कि हाफ V हो गया कार्बन के 4, फिर -2 है तो 2 प्लस हो गया, ये आ गया कितना 1/2 इंटू 6 दैट इज 3, यानी हाइब्रिडाइजेशन आ गया sp2। लोन पेयर है नहीं है, लोन पेयर नहीं है, क्यों, H- अटैच्ड एटम, H- अटैच्ड एटम करोगे तो ये आएगा आपका 3 - 3 दैट इज 0। इसका मतलब इसका स्ट्रक्चर ट्राइगोनल प्लैनर आएगा, 4 इलेक्ट्रॉन इसके सराउंडिंग, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन, दोनों ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन,
और इस ऑक्सीजन के पास भी आपके 6 इलेक्ट्रॉन। बॉन्डिंग कौन कौन सी हुई, इसके साथ तो डबल बॉन्ड बन गया, इसके साथ सिंगल बॉन्ड, इसके साथ सिंगल बॉन्ड, यहां पे एक चार्ज फ्री, CO3-2। ये इसका जनरल स्ट्रक्चर है। अब अगर हमको इसका रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगला बनाना है तो अगले स्ट्रक्चर के लिए हमको मूवमेंट कराना पड़ेगा। कैसा मूवमेंट, देखिए ये चार्ज जो है अल्टरनेट पोजीशन पे है, डबल बॉन्ड से अल्टरनेट पोजीशन, ये चार्ज इधर शिफ्ट होगा और ये इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन पे आ जाएगा। तो अगली स्ट्रक्चर जो बनेगी वो स्ट्रक्चर होगी कार्बन, ये इस पे एक माइनस चार्ज, यहां डबल हो गया और इस पे एक माइनस चार्ज। फिर जब अगला इसका रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा तो उसमें ये चार्ज यहां पे मूवमेंट करेगा और ये ऑक्सीजन पे। तो अगली जो स्ट्रक्चर इसकी बनेगी वो स्ट्रक्चर होगी कार्बन, यहां माइनस चार्ज, यहां माइनस चार्ज और ये डबल बॉन्ड। अब अगर फर्दर अगली स्ट्रक्चर बनाए तो हमारी अगली स्ट्रक्चर जो बनेगी वो यही स्ट्रक्चर दोबारा बनके आ जाएगी जो पहली थी। इस तरह से हमको रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनानी है, किसी की भी बनानी होगी ऐसे ही बनेगी। इसी तरह से हमें PO4 की भी एक बार देख लेनी चाहिए। PO4-3 ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनेगा, वैसे ही हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करके ही आपको निकालना है। तो इसमें P डबल बॉन्ड O, इसके बाद क्या होगा, एक ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन, तीन ऑक्सीजन। अब एक एक करके हमें शिफ्ट करना है। पहले ये यहां जाएगा तो ये यहां आएगा, तो स्ट्रक्चर क्या बनेगी, PO-, ये डबल बॉन्ड हो गया, ये O-, ये O-। अगली स्ट्रक्चर में क्या करोगे, इसको शिफ्ट करोगे, ये यहां शिफ्ट करोगे, तो अगली स्ट्रक्चर हो जाएगी PO-, ये O-, ये डबल बॉन्ड को, ये O-। फिर अगली स्ट्रक्चर में अब किसको शिफ्ट करोगे, इस इलेक्ट्रॉन को, ये बनेगा PO-, डबल बॉन्ड को O-, अब अगला करोगे तो फिर पहला आ जाएगा। इस तरह से हमें इलेक्ट्रॉन को रोटेट करते हुए स्ट्रक्चर्स बनानी है। दीज आर कॉल्ड रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इनकी जरूरत पड़नी है स्टेबिलिटी के लिए, जितनी ज्यादा स्टेबिलिटी आप दिखेगी उसके पास उतनी ज्यादा रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर होती है, जितनी ज्यादा रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा। और दूसरी चीज, इससे आगे अभी बॉन्ड ऑर्डर जब पढ़ाएंगे, जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ाएंगे तो आपको वहां पे इसका यूज और बताना है। ये 3 टॉपिक आपके आज के थे जो आपने अभी पढ़ लिए। इसके साथ में एक छोटा सा टॉपिक और है, हाइड्रोजन बॉन्ड, वो भी आप आज ही फिनिश कर दें तो कल केवल एक ही लेक्चर आगे बचेगा। हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड ये भी एक तरह का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहां पे, एक तरफ हाइड्रोजन हो और दूसरी तरफ इन 3 में से कोई एक एलिमेंट हो, और ये 3 डॉट से रिप्रेजेंट किया जाता है, 3 डॉट्स। 3 में से एक भी अगर प्रेजेंट है मॉलिक्यूल में तो अट्रैक्शन हो जाता है, क्योंकि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ये है, सेकंड नंबर पे ऑक्सीजन है, थर्ड नंबर पे नाइट्रोजन है। इनके बीच में जो बॉन्डिंग होती है, इनके बीच जब कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है तो उसको हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड 2 तरह का होता है, एक होता है इंटरमॉलिक्यूलर, एक होता है इंटरमॉलिक्यूलर और एक होता है इंट्रामॉलिक्यूलर। सेकंड वन इज इंट्रामॉलिक्यूलर। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, इंटर का मतलब होता है इन बिटवीन, और इंट्रा का मतलब होता है विद इन। इंटर का मतलब इन बिटवीन और इंट्रा का मतलब विद इन। विद इन और इन बिटवीन का मतलब समझ ले, जैसे कोई कंपटीशन है, 2 स्कूलों के छात्रों के बीच हो रहा है, इन बिटवीन।
एक ही स्कूल के सारे छात्र इन्वॉल्व हैं, इंट्रा स्कूल। तो यहां पे भी वही चीज है, अगर हाइड्रोजन और उन तीन में से कोई एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ये हमारा एक HF मॉलिक्यूल, ये दूसरा HF मॉलिक्यूल, ये तीसरा HF मॉलिक्यूल, अगर यहाँ पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है एक मॉलिक्यूल का F और दूसरे का H आपस में जुड़ेंगे तो ये इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बनेगा। और अगर ऐसा ना हुआ, एक ही मॉलिक्यूल है, जैसे आर्थोनाइट्रोफिनॉल, तो यहां पे अगर देखा जाए तो ये जो बॉन्डिंग है, सॉरी ये बॉन्डिंग ऑक्सीजन से नहीं बनेगी, ये हमारी होगी हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में। हियर दिस वन, एक ही मॉलिक्यूल है और उसी का हाइड्रोजन H, उसी का नाइट्रोजन है, तो इसको कहते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज स्ट्रॉन्गर देन इंट्रा, क्योंकि इसमें दो मॉलिक्यूल्स की ताकत यूज हो रही है। इंटर में दो मॉलिक्यूल्स अलग अलग हो रहे हैं और इंट्रा में एक ही है, इसलिए इंटरमॉलिक्यूलर जहां भी होगी उसकी स्टेबिलिटी इंट्रा से ज्यादा होगी, और जब स्टेबिलिटी ज्यादा है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। यानी इंटर का बॉइलिंग पॉइंट, स्टेबिलिटी, वोलेटाइल, ये सब प्रॉपर्टी इंट्रा से ज्यादा होगी। ये चार टॉपिक आज के लेक्चर में आपके थे। अब सिर्फ आपको वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी अगले लेक्चर में पढ़ना है और चैप्टर फिनिश। तो पूरा लेक्चर देखिए, सारे लेक्चर देखिए, कहीं कोई दिक्कत है आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब तो करते ही हैं। थैंक यू।